बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान जंग के खिलाफ करारदाद मंजूर करके अमरीकी सदर के ईरानी तहजीब खत्म करने के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूर की गई इस अहम करारदाद का मकसद ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई को रोकना है, जो न सिर्फ दाखिली सियासी तकसीम को जाहिर करती है बल्कि मशरक़ वुस्ता में तेजी से फैलते हुए बहरान की शिद्दत को भी नुमाया करती है। ये करारदाद 208 के मुकाबले में 215 वोटों से मंजूर हुई, जिसमें 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जो सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वस्त मुद्दती इंतखाब अब ज्यादा दूर नहीं रहे। यह चौथी बार है कि ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की है, लेकिन यह अमल करारदाद की मंजूरी के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि करारदाद को अब सेनेट से मंजूरी दरकार है, जहां रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत है। दिलचस्प तौर पर सेनेट से यह करारदाद मंजूर होने के बाद भी सदर ट्रंप के पास वीटो का इख्तियार होगा और उस वीटो को खत्म करने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत जरूरी होगी, जो सियासी तौर पर एक इंतहाई मुश्किल हदफ समझा जाता है। यूं यह पेशरफ्त अमली तौर पर सदर ट्रंप सियासी दबाव बढ़ाने का जरिया तो बनी है, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि वो इस मुश्किल से बच निकलेंगे। उन्होंने इस दौरान अपने बहुत से गुज़श्ता दावों की तरह एक बार फिर यह दावा किया कि ईरान के साथ मुआहिदा इसी हफ्ते के आखिर तक मुमकिन है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह एतराफ भी किया कि ईरान के हालिया इकदामात अमरीकी कार्रवाइयों का रद्द अमल हो सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और वो तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि ईरान जंग नहीं चाहता। यह बयान एक तरफ ईरान के अमेरिका के खिलाफ हालिया जंग में बरतरी का इजहार है तो दूसरी तरफ सिफारती दरवाजा खुला रखने की कोशिश भी, लेकिन हकीकत यह है कि खत्ते की सूरत हाल अब भी वाज़े नहीं है। इसी दौरान अमेरिका ने इजराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के नफाज का ऐलान किया, जिसके तहत हिजबुल्लाह को हमले मुकम्मल तौर पर रोकने और जनूबी लबनान के बाज़ इलाकों से इनखला करना होगा, जबकि लबनानी फौज उन इलाकों का कंट्रोल संभालेगी। अमेरिका ने इस अमल में मुआवनत फराहम करने का ऐलान भी किया है, लेकिन खत्ते में हालात अब भी कशीदा हैं और इजराइली जारी है। जनूबी लबनान में इजराइल की हालिया फजाई कार्रवाइयों में कम से कम 9 शहरी शहीद हुए, जिनमें इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इजराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेट दागने का दावा किया, जबकि इजरायली फौज ने कुछ रॉकेट और एक ड्रोन को फजा में तबाह करने का ऐलान किया है। ये तमाम वाकयात इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि इजराइल और लबनान में जंगबंदी के बावजूद जमीनी सतह पर कशीदगी कम नहीं हो सकी। अमेरिका में जारी सिफारती कोशिशें और बयानात उम्मीद की किरण तो रोशन करते हैं, लेकिन मैदान जंग में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती चली जा रही है। यूं मजमूई मंजरनामा ये जाहिर करता है कि लबनान और इजराइल में जारी कशीदगी खत्ते में जारी एक वसी तर इलाकाई तसादुम को जाहिर करती है, जिसमें सिफारतकारी और जंगबंदी के माहिदे बार बार जमीनी हकाइक से टकरा रहे हैं और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मी के बायस खत्ते में कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की हालिया करारदाद है, जिसमें सदर के इख्तियारात जंगी एतबार से महदूद करने की बात हुई और 215 वोट 208 के मुकाबले में जो वहाँ पे हुए हैं, अब ये अलग बात कि सेनेट के अंदर अक्सरियत जो है वो रिपब्लिकन की है, वहाँ से ये खारिज हो जाएगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक नज़रियाती एतबार से सियासी तफरीक तो होती है हर जगह पे, लेकिन 4 रिपब्लिकन का भी डेमोक्रेट्स का साथ दे के वोटिंग उधर कर देना, ये किस बात का इशारा है? ये तो मेरे ख्याल में जाहिर है कि अमेरिका में काफ़ी मुखालफत फैल रही है इस जंग के ख़िलाफ़। पर ये जो वोट हुआ है, ये लोअर हाउस में जो वोट हुआ है, इसका मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। सिर्फ 4 रिपब्लिकन ने क्रॉस किया है और ट्रंप साहब वो जानते हैं कि सेनेट पे नहीं होगा और इसकी कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इससे कोई ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी कैलकुलेशंस अपनी खुद की हैं, वो मेरे ख्याल में उसी तहत वो चलेंगे। लेकिन सर, 4 वोटों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी अक्सरियत है उसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सियासी एतबार से देखें, मुखालिफत जो हो रही है, जिसमें अवामी एतबार से भी देखें तो लोगों की हिमायत इस जंग के हवाले से नहीं थी, तो इसका इम्पैक्ट फिर मिड टर्म इलेक्शन के नताइज में क्या देखते हैं?
ये मिड टर्म इलेक्शंस में तो बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से जो रिपब्लिकन्स हैं उनको शिकस्त हो सकती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अप्रूवल रेटिंग्स जो इंतज़ामियात की हैं ट्रम्प साहब की, वो बहुत गिर गई है। पर उसके मेरे ख्याल जो नतीजा क्या निकलेगा वो भी अभी तक देखना है, क्योंकि जो इन्होंने काफ़ी रीडिस्ट्रिक्टिंग की है, जेरीमैंडरिंग जिसे कहते हैं, वो जेरीमैंडरिंग भी काफ़ी हुई है, जिसकी वजह से कोई रिपब्लिकन्स को थोड़ा सा एडवांटेज आ जाएगा। पर यहाँ जो इम्कान नज़र आते हैं, जो ज़्यादा यहाँ जो एनालिस्ट वगैरह हैं वो समझते हैं कि मिड टर्म में रिपब्लिकन्स को शिकस्त होगी। सर, मजमूई तौर पे ये कहा जाता है कि अमरीकियों की इस जंग की हिमायत ना करने की वजह ये नहीं है कि वो ईरान से हमदर्दी रखते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तरजीहात में बदलाव ला चुके हैं, जो उनके गोल्स थे उनसे उनकी नज़र हट चुकी है, तो बैरूनी महाजों के ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अंदरूनी जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में कमी वाक़ हुई है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? जी, काफ़ी हद तक दुरुस्त है, पर ये देखना है कि जो अमेरिकन वोटर होता है वो ये देखता है कि जी उसकी जेब को कितना असर पड़ रहा है ये जंग से, या दूसरी जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब वो देख रहे हैं इस जंग की वजह से यहाँ जो गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, $3 से 5 पे चढ़ गई हैं। हर अमेरिकन घर जो है उसको कुछ $400-500 का अभी नुकसान हुआ है ये पिछले 2 महीने में, तो आगे जाकर ये नुकसान बढ़ता ही जाएगा। तो इस वजह से ये सब में अहम रीज़न है कि जंग की मुखालफत हो रही है यहाँ। अब दूसरी भी पॉलिसीज़ हैं जिसकी मुखालफत की वजह से अब जो यहाँ अंदरूनी जो मसले हैं ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ के बारे में, उस पर भी काफ़ी इख्तलाफ है, अपोजिशन है, तो ये सब जमा होकर मिड टर्म इलेक्शंस में काफ़ी नुकसान शायद होगा रिपब्लिकन्स को इलेक्शंस में। अच्छा सर, अब ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात और सुलह उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के बारहा बयानात आए, मुख्तलिफ आए, कभी मुज़ाकरात करने की, कभी हतमी शक्ल उसको देने की, कभी हतमी शक्ल के दौरान ही उन पर हमला करने की, कभी अपनी ब्लॉकेड को मज़ीद तौसी देने की। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में या इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के आखिर में ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, कोई हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, इसको अब अमरीकी अवाम किस नज़र से देखते हैं और आपके नज़दीक ये किस हद तक बात जायज़ दिखाई देती है कि बदएतमादी ईरानियों की ख़त्म हो चुकी होगी? जी, मेरे ख्याल में अमरीकी की अवाम तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ट्रम्प साहब करेंगे क्या, क्योंकि हर दिन जैसे आपने जिक्र किया हर दिन उनका बयान जो होते हैं वो बदल जाते हैं। पर अगर मेरी नज़र से अगर इसको हम क्लोजली इसको देखें तो मुझे नज़र आता है कि अमेरिका चाहता है कि मुआहदा हो जाए और ईरान भी चाहता है कि मुआहदा हो जाए। अब उसमें जो कुछ नुक्ते जो रहते हैं, जो MOU नेगोशिएट हो रहा है उसमें नुक्ते कुछ जो हैं उनका हल ढूंढना होगा। सब में बड़ा जो मसला है इस वक्त वो है लेबनान, और लेबनान में ईरानी कहते हैं कि जब तक के पूरे खित्ते में जंग नहीं रुकेगी तो हम नहीं मानेंगे। इसी वजह से ट्रम्प साहब ने वहाँ सीज़ फायर करवाने की कोशिश की है, पर वो नेतन्याहू नहीं मान रहा है, वो उसने अपनी जंग जारी रखी है, तो उसको किस तरह से रोक सकते हैं वो सब में अहम सवाल इस वक्त मेरी नज़र में है इस मुआहदे के सामने। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं वो एक सिंबॉलिकली सफारा की मुलाकात वाशिंगटन के अंदर तय पाना और सीज़ फायर के हवाले से एक जालसाजी पे मबनी जो MOU का साइन हो जाना और ज़मीनी हक़ाइक़ का उसके मुतरादिफ दिखाई ना देना, इस वक्त जो सारी चीज़ें हैं, क्या ईरान इस ज़मन के अंदर लेवरेज दे पाएगा अखलाकी एतबार से भी, और जो पसे पर्दा उनके ताल्लुकात हिज़्बुल्लाह के साथ रहे, या फिर ये सबसे ही बड़ा मसला होगा जिसकी वजह से अगले 2 हफ्तों में
कोई चीज पाया तकमील तक पहुंचती दिखाई नहीं देगी? जी, कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में किस किस्म का सीज फायर लेबनान में शायद हो जाए, जिसमें पूरा अमन नहीं होगा, जंगबंदी पूरी नहीं ख़त्म होगी। कुछ झड़प लोकल लेवल पे जारी रहेंगे साउथ लेबनान में। वहाँ इजरायलियों ने तो वहाँ इन्वेड किया है, पर हिजबुल्लाह ने भी बहुत सख्त जवाब दिया है और उनको बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ। ये जो हिजबुल्लाह के ड्रोन शोन्स हैं वो काफ़ी वहाँ उनके नुकसान हुए हैं। तो वो लो लेवल पे शायद मेरी नज़र में शायद जारी रहे, और अगर इज़राइल मान जाता है कि बेरूत पे हमला नहीं होगा और आगे उनकी इन्वेजन फोर्स रुक जाएगी, तो शायद फिर ईरान मान ले। पर अभी यही देखना है ये मसला किस तरह से किस तरफ जाता है। लेकिन सर एक फरीक है हिजबुल्लाह, इस मुआहिदे के अंदर हिजबुल्लाह तो मौजूद ही नहीं है। हिजबुल्लाह जिस जगह के ऊपर अपना कंट्रोल चलाए हुए है उसी जगह पे हमले हो रहे हैं। दूसरी जगह के ऊपर अगर हमले रोक भी दिए जाते हैं तो हिजबुल्लाह के स्टेक्स किस हद तक माने जाएंगे या किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? ये देखें, वो ट्रम्प साहब ने शायद एक बयान दिया था कि उनकी कोई राब्ता हुआ है हिजबुल्लाह के साथ, और हिजबुल्लाह ने कहा है कि जब तक हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे तो हम जवाबी हमले नहीं करेंगे। तो इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और लेबनीज हुकूमत और इजराइल के दरमियान तो कोई पीस एग्रीमेंट हो गया, पर उसकी इफेक्ट क्या होती है वो देखने की ज़रूरत है। ग्राउंड पे मेरे ख्याल में हिजबुल्लाह ने जो कहा है कि अगर इजराइल अपने हमले हमारे ऊपर बंद करता है तो हम भी वापस नहीं जारी करेंगे। अब वो इजराइल रोकता है या नहीं रोकता है देखने की बात है। उसके जवाब में जैसे मैंने कहा कि हिजबुल्लाह ने जवाब उसका सही दिया है और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है इजराइलीज़ को। तो अब वो नेतन्याहू है, वो चाहता है कि जंग जारी रहे। नेतन्याहू और उसकी जो हार्ड लाइन साथी हैं, पर अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो उनके भी हक में है कि इस वक्त इस जंग को रोका जाए। उनके भी हक में यही है कि इस जंग को रोका जाए। अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पूरी दुनिया में इस वक्त तेल का जो बहरान है वो किस हद तक बढ़ चुका है और उसके असरात आने वाले कितने महीनों में किस शक्ल में पड़ेंगे, इसके ऊपर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त तेल के एक ऐसे बहरान के दहाने पे खड़ी है जिसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि दुनिया अब 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल की कमी का सामना कर रही है। जंग के इब्तदाई 3 माह में ही आलमी मंडी से तेल की इस कदर बड़ी मिकदार गायब हो चुकी है और सवाल अब ये नहीं रहा कि तेल की इस कमी पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। असल सवाल ये है कि जंग पहले खत्म होगी या फिर तेल के आलमी ज़खायर। तेल के ज़खायर में इस नुमाया और परेशान कुन कमी के बावजूद आलमी निज़ाम फौरी तौर पे टूटा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जंग से पहले मंडी में इजाफी पैदावार मौजूद थी और आबनाए हरमुज़ की बंदिश के बाद मगरबी ममालिक ने तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक फरोख्त शुरू कर दी। निजी कंपनीज के ज़खायर भी इस्तेमाल में आए, जबकि चीन जैसे बड़े खरीदार ने दरामदात में नुमाया कमी करके दबाव कम किया। नतीजा ये निकला कि तेल की कीमत अगरचे तकरीबन $60 फी बैरल से बढ़ के $100 फी बैरल तक पहुंच गई और उससे भी तजावुज कर गई, लेकिन ये $200 की सतह तक नहीं पहुंची जिसका खदशा इब्तदाई तौर पर जाहिर किया जा रहा था। लेकिन ये इस्तेहकाम आर्जी साबित हो रहा है। आलमी इदारों के मुताबिक यौमिया तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल की कमी को कोई भी हंगामी इकदाम मुस्तकिल तौर पर पूरा नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के अंदाजों के मुताबिक मौजूदा बहरान में अब तक 1.1 अरब बैरल से ज्यादा की कमी पैदा हो चुकी है, जो 1978-79 के बहरान के 64 करोड़ बैरल और पहली खलीजी जंग के 42 करोड़ बैरल की कमी से कहीं ज्यादा है। यह फर्क सिर्फ एदाद का नहीं है बल्कि निजाम की बर्दाश्त की हद का भी है। एक रिपोर्ट की बताती है कि जुलाई और अगस्त में तेल की कीमतों में दोबारा तेजी से इजाफा यकीनी है और अगर यही रुझान जारी रहा तो आलमी मईशत कसाद बाजारी के करीब पहुंच जाएगी। यह भी वाज़ेह हो चुका है कि जंग अगर आज ही खत्म हो जाए तब भी असरात फौरी तौर पर खत्म नहीं होंगे। सप्लाई बहाल होने और खत्म हो चुके ज़खायर को दोबारा भरने में कई माह लग जाएंगे और इस दौरान कीमतों को बुलंद रखना पड़ेगा ताकि तलब को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाएं तो उस वक्त मंडी खुद ही कीमतों के जरिए तवाज़ुन कायम करती है। इसीलिए कहा जाता है
कि बुलंद कीमतों का इलाज भी बुलंद कीमतें ही होती हैं। इस बहरान का एक और अहम पहलू यह है कि तवानाई की आज़ाद आलमी तजारत का तस्वुर अब कमज़ोर हो रहा है। चुनाचे इजाफी ज़खायर, मुतबादिल रास्ते, मकामी पैदावार और काबिल तजदीद तवानाई के ऑप्शंस अब ज़रूरत बनते चले जा रहे हैं। उसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में मंडी की बजाय हुकूमतों का किरदार ज़्यादा मजबूत होगा और तवानाई का मामला मुआशी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक तरजीह भी बन जाएगा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में दुनिया इस मकाम पर पहुंच सकती है जहां स्ट्रेटेजिक ज़खायर मजीद सहारा ना दे सकें। इस दौरान अगर आबनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर ना खुली तो कीमतों में एक और बड़ा झटका नागुज़ीर होगा। इस आलमी मंजरनामे के असरात पाकिस्तान जैसे मुमालिक में पहले ही नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने कीमत को 500 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया है, जबकि कोयटा में यौमिया 6 लाख लीटर सप्लाई के बावजूद पेट्रोल पंप्स पे लगी तवील कतारें खत्म नहीं हो रही। मुल्क के दीगर सूबों में भी मजबूरी तौर पर पेट्रोल की कीमत 383 रुपए फी लीटर के करीब है, जिसके बायस महंगाई की शरह में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। यह एदाद-उश-शुमार ये जाहिर करते हैं कि आलमी बहरान का बोझ मकामी मईशत पर किस रफ्तार से मुंतकिल हो रहा है और आलमी सप्लाई अगर बहाल न हुई तो यह दबाव किस हद तक मजीद बढ़ेगा। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हसन हाशमी पीरज़ादा साहब ने। पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीरज़ादा साहब, 1 अरब बैरल तेल की कमी का दुनिया को इस वक्त सामना है। ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और कीमतें तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पे जो $200 तक कीमतें जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा था वहां तक नहीं गई, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए दुनिया को मुस्तकबिल में अगले 6 माह कौन कौन से जो समरात हैं वो इसके देखना पड़ेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो प्राइसेस है आज एक 96 डेज हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज होने में, और जो ऑयल की ब्लॉकेज है वो जारी है। जो ऑयल पूल है दुनिया के लिए कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं कि जो ऑयल है उसके अंदर जो ट्रेड है वो न्यूज से रिलेटेड है। जब न्यूज ज्यादा जो है वो एडवर्स आती हैं तो जो ऑयल की जो प्राइसेस है वो हाई हो जाती हैं। उसके अंदर जो है वो 5 से 10 डॉलर तक का भी जो है वो फी बैरल जो है वो जान पाता है, चाहे वो ब्रेंट क्रूड हो चाहे वो WTI हो। तो जो इसके जो असरात हैं वो काफ़ी दूरस्त हैं, बिकॉज जो भी ममालिक हैं जो अपनी डे टू डे यूजेज के लिए जो तेल की जो बाइंग करते हैं वो एटलीस्ट जो उसका जो स्वीट स्पॉट है वो 1 मंथ से लेके 3 मंथ से इन एडवांस है। जब जो प्राइसेस हाई होंगी और जब हाई प्राइसेस के ऊपर जो है वो ऑयल को परचेज किया जाएगा तो उसका ऑब्वियसली जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा, बिकॉज जब कंज्यूमर तक वो जो तेल पहुंचेगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाई वैल्यू के ऊपर आएगा। दैट्स द रीजन कि हम देखते हैं कि प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, लेकिन हमारे फ्यूल पंप्स के ऊपर हमें जो ऑयल की प्राइसेस है वो ज्यादा नजर आती हैं। इसके और असरात जो हैं वो ये हैं कि अगर ये प्राइसेस हाई रहती हैं तो इसकी वजह से IMF ने अभी जो है वो जो एक रिपोर्ट जारी की थी उसके अंदर उन्होंने जो फेडरल रिजर्व है उसको उन्होंने कहा था कि वो डाटा को फॉलो करें। अगर उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन जो रेट्स हैं उसको इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने हाइक किया तो उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो आएंगे, बिकॉज जब डॉलर जो है वो महंगा होगा तो इकोनॉमीज का जो डॉलर है वो US में शिफ्ट होगा और बाकी जो इकोनॉमीज हैं उनको अपना इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो रेज करने पड़ेंगे या कॉन्टिन्यूसली हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखने पड़ेंगे। अच्छा हाशमी साहब, अगर ये देखा जाए इस वक्त बहुत सारी जगहों के ऊपर स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो थे उनको खोला गया, जिसने उस कमी को पूरा किया जो गैप बन रहा था इस आबनाए हरमुज के बंद होने से। अगर वो स्ट्रेटेजिक ज़खायर ना खुलते या दुनिया के पास ना मौजूद होते तो फिर हालात क्या होते? और दूसरा ये कि अगर अभी दुनिया ये सीख चुकी है, क्योंकि ये तो 1978 और 79 की कसात बाजारी और पेट्रोल के बहरान के बाद दुनिया ने सीखा था और रिजर्व बढ़ाने शुरू किए थे, तो उस वक्त को सोच के इतने रिजर्व बढ़ाए गए। अभी ये 96 दिन हो चुके हैं, अभी 2-4 हफ्ते और भी आगे चल सकते हैं, तो इसको जहन में रख के दुनिया कितने बैरल तेल को जखीरा करने का सोचेगी? आई थिंक सो। जो हमने अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के ऊपर भी जो है वो देखा कि वो लास्ट वीक में 10.6 मिलियन बैरल कम होकर अब 1.7 बिलियन बैरल तक रह गए हैं, और ये जो उनकी सतह है वो 2004 के बाद से अब तक से सबसे कम है। IMF ने भी ऑलरेडी जो है वो अपनी एक रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा है कि जो वर्ल्ड
जो ऑयल इन्वेंट्री है वो जो है वो 7.5 बिलियन बैरल के अराउंड रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो 2020 के अंदर ये 8.8 बिलियन डॉलर बैरल की इन्वेंट्री थी। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो इसके जो असरात हैं वो बहुत दूरस्थ होंगे और आई थिंक सो दुनिया को दोबारा से जो है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा और हर मुल्क को अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और जो दूसरी जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा ताकि अपने जो बहुत सारे जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो उस ग्रीन एनर्जी से पूरी कर सकें। पाकिस्तान के लिए हम ऑलरेडी एक जो है वो सोलर रेवोल्यूशन अपने मुल्क के अंदर देख रहे हैं। हमारी दूसरी जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही है कि जब ईरान के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी आएगी और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो हम ईरान से जो हमारी एक गैस लाइन का जो मुआहदा है वो जब स्टार्ट होगा वो हमारी बहुत सारी एनर्जी के रिजर्व्स को जो है वो काउंटर करेगा। और उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कतर और कुवैत जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं बनाने के लिए। वो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक जो है वो बहुत खुशाइन बात है। और होपफुली मेरा सवाल हाशमी साहब मेरा सवाल एक फिर इसी से मुतल्लिक है। अभी 1.1 बिलियन डॉलर जो वो 1.1 बिलियन बैरल जो हैं उसकी कमी का सामना है और मजमूई तौर पे देखें तो 1.5 करोड़ यौमिया बनता है। इसको मुस्तकबिल के अंदर जब दोबारा इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो उसके लिए 4-6 माह तो लगेंगे। अब 4-6 माह जब उसको इकट्ठा करना है तो तलब जो है वो तो उसकी पूरी नहीं हो रही होगी। रसद आप कितनी बढ़ा लेंगे उसकी कि आप ड्रिलिंग कितनी कर लेंगे, अपनी कैपेसिटी से तो ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। ओपेक वाले ममालिक अगर देखें तो उसमें से यूएई को निकाल दें कि यूएई उस पैक्ट से बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो कितनी कैपेसिटी ऊपर लेके चले जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? कीमतें बुलंद रखना पड़ेंगी। जब कीमतें बुलंद रहेंगी तलब को कम करने के लिए तो उसके असरात आलमी मईशत के ऊपर क्या पड़ेंगे? उसकी असरात जो है वो आलमी मईशत के अंदर भी और कंज्यूमर्स को उनके घरों के अंदर भी जो है वो देखने में आएंगे। बिकॉज हम देखेंगे कि हमारी जो बरामदात हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा होगा। जो आपके फ़ज़ाई सफ़र है, तजारत है, सियाहत है, वो सारी इससे मुतासर होने का खदशा है। बिकॉज अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डीजल और जेट फ्यूल की किल्लत की वजह से यूरोपियन एंड जो ब्रिटेन की जो रूरल एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे एक जो है वो कमी का सामना है। जितनी अगर ये आज भी ये सूरत हाल दोबारा से एक सही उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, इस सारे जो ऑयल सप्लाई को दोबारा वापस आने के लिए एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स दरकार हैं और उस 6 मंथ के अंदर हम ऑयल प्राइसेस को हाई देखेंगे जिसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो शॉक्स हैं वो कंज्यूमर को उसकी जो रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त है उसके अंदर भी नजर आएगा। और जो गवर्नमेंट्स को अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रखने पड़ेंगे। इस मेरा एक आखिरी सवाल पीरज़ादा साहब, बजट तश्कील पा रहा है इस वक्त, बजट तश्कील पाने के दौरान हमें यह बताया जा रहा है कि 35 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी हुई है, मुस्तकबिल में और ज्यादा होगी। लेकिन हम अगर इस एस्पेक्ट को बीच में शामिल करें, क्योंकि हमारे यहां पे एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है। जब हम इंपोर्ट करेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के नतीजे के अंदर हमारी एक्सपोर्ट क्या यहीं पे रहेगी या जो तवक्को की जा रही है वहां तक पहुंचेगी या इससे भी गिरावट का शिकार होगी? मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर जो है वो गिरावट का शिकार होगी अनलेस जो है वो बहुत ज्यादा इस तबके को जो है वो सब्सिडी ना दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बट गवर्नमेंट भी एक हद तक जो है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकेगी। नेक्स्ट जो 3 to 6 मंथ्स हैं, इवन तो जो ये रिजॉल्व हो भी जाता है तो जो हमारी इकॉनमी है उसको ये बर्दाश्त करने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ लगेंगे। इस पूरे इस जो एक कंस्ट्रेंट है ऑफ ऑयल का और जो ये प्राइसेस की जो एक हाई प्राइसेस के ऊपर जो ऑयल स्टैग्नेट है, ये जो बुलंद महंगाई की जो स्टैग्फ्लेशन है ये जारी रहेगी और जो एक तरक्की इक्तिसादी तरक्की है उसके अंदर एक सुस्त रवि का जो है वो हम लोग शिकार रहेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया भी, पूरी दुनिया का जो ऑयल की जो सप्लाई है वो इससे जो है वो इस वक्त अफेक्टेड है। पूरी दुनिया की सप्लाई इस वक्त मुतासिर है और इससे खित्ते के जो ममालिक हैं वो भी मुतासिर होंगे अपनी एक्सपोर्ट में, अपनी इंपोर्ट में, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इजाफे में, और कसाद बाजारी जो है उसका मंजरनामा देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया हसन हाशमी पीरज़ादा साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत जो है उसकी पेचीदगियों के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत का बहरान बज़ाहिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के सरबराह बैरिस्टर गौहर है जबकि केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, लेकिन दोनों ही फैसले करने में
आजाद दिखाई नहीं देते। इस वक्त बानी जेल में है तो पार्टी में मुशावरत का कोई मरबूत निजाम भी मौजूद नहीं। इन हालात में यह तासुर उभरा है कि बानी की हमशीरा अलीमा खान कोई एक बयान देकर पार्टी क़यादत के फैसलों को वीटो कर देती हैं। इस पूरे मंजरनामे में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात की बाज़गश्त 2 बरस गुजरने के बाद भी सुनाई दे रही है और बयानिए बनाने में माहिर तस्वुर की जाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त किसी एक बयानिए को आगे बढ़ाना मुश्किल हो चुका है। फॉर्म 47 की हुकूमत का बयानिया अब कानूनी पेचीदगियों का शिकार है। यह बयानिया 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी शद्दोमत से आगे बढ़ाया गया और पार्टी रहनुमाओं ने उसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने फॉर्म 47 में मुबैना रद्दोबदल और इंतखाबी नताइज में तब्दीली के इल्जामात के साथ बड़ी तादाद में इंतखाबी उज़रदारियां भी दायर की। लेकिन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के उन दावों को साबित करने में नाकामी नुमाया होकर सामने आई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और उज़र रखती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन की एक रिपोर्ट यह बताती है कि मजमूई तौर पे 374 दरखास्तों में से 246 का फैसला हो चुका, जो मजमूई तादाद की तकरीबन 2/3 पर मुश्तमिल है और उनमें से 242 दरखास्तें मुस्तरद हुई। यह तनासुब इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 55% दरखास्तें दायर की, जिनमें कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर फॉर्म 45 के नताइज को फॉर्म 47 में तब्दील किए जाने का इल्जाम बार बार दोहराया गया। लेकिन जिन केसेस की समाअत मुकम्मल हुई वहां यह मौकिफ अदालती जांच पर पूरा नहीं उतर सका है। दादोशुमार बताते हैं कि ज्यादातर दरखास्तें शवाहिद की कमी या तरीकाकार की खामियों की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। 123 दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की गई। 26 केसेस में इल्जामात साबित न होने की दावेदारी हुई। इसके अलावा कुछ दरखास्तें वापस ले ली गई, कुछ अदम पैरवी की नजर हुई और चंद दीगर वजूहात की बुनियाद पर निपटा दी गई। यह जिक्र करना भी जरूरी है कि जिन 4 केसेस में अब तक दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर हुई उनका ताल्लुक बलोचिस्तान असेंबली से था और वो भी पीटीआई से नहीं बल्कि दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने दायर की थी। ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानी के लिए एक वाज़ेह चैलेंज बनी, जिसमें इंतखाबात को मैंडेट की चोरी करार दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले मजमूई तौर पर इस दावे को कानूनी सतह पर कमजोर करते हैं, चाहे ये दरखास्तें तकनीकी बुनियादों पर ही रद्द क्यों ना हो। एक रिपोर्ट ये बताती है कि मुस्तरदशुदा फैसलों के खिलाफ 123 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 18 पर फैसला हुआ और उनमें से भी बड़ी तादाद मुस्तरद हुई, जबकि 105 अपीलें अब भी ज़ेरे इल्तवा हैं। इसका मतलब यह है कि कानूनी जंग भी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी जानिब इंतखाबी तनाज़े के पस मंजर में सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। केपी के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने आइंदा माली साल के बजट के लिए बानी से जेल में मुलाकात की इजाजत मांग ली है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट एक हसास और आईनी मामला है, इसलिए मंजूरी के लिए बानी से मुशावरत जारी है और जरूरी हो चुका है कि उनसे मुलाकात हो। दरखास्त में इंसानी और कानूनी बुनियादों पर मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की गई। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जल्द खत्म होने का ज्यादा इम्कान दिखाई नहीं देता। पीटीआई क़यादत अदालतों से इंसाफ तो चाहती है, लेकिन पार्टी क़यादत में मौजूद इख्तलाफात इस पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा भी बनाते हैं और यह हकीकत खुलकर नुमाया हुई कि इंतखाबी धांधली के इल्जामात आयद करने का बयानिया बनाना तो आसान था, लेकिन अदालत में उन बयानियों को साबित करना कहीं मुश्किल दिखाई दिया और खास तौर पर जब क़यादत भी एक सफ़े के ऊपर दिखाई नहीं दे रही और इसमें कारकुनान भी अब उज़रदारियां पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर केपी के शफीउल्लाह जान साहब ने। शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफीउल्लाह जान साहब, मजमूई मंजरनामे में जो चीज़ या खाका तश्कील पा रहा है, ये बैरिस्टर गौहर साहब के बयानात या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं उनके बयानात और तरह के हैं, सोहेल अफरीदी साहब के और तरह के हैं। माजी करीब में भी इस तरह के बयानात और रिफ्ट देखने में आती रही, जिसका असर कहीं ना कहीं पे जाके कारकुनान के जहनों के ऊपर पड़ता है। मैं केपीके की बात नहीं करता, केपीके में चले आपकी हुकूमत है, आपकी तंजीम साजी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है उसको स्नब किया गया है, वहाँ पे ये असर ज़रूर पड़ता है और अमली शक्ल के अंदर देखने को मिलता है। तो आप इसकी तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात है या फिर सोहेल अफरीदी साहब की बयान की बात है, तो उन्होंने 10 जून की जो बात की है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो भी फैसले उन्होंने करने हैं वो कंप्लीटली उसमें आजाद है। जो एक इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुतल्लिक है और जो महरूमियां यहाँ पे हम देख रहे हैं फेडरल हुकूमत की वजह से, ये उस एहतजाज की बात हो रही है कि जब ये वहां पे बजट पेश करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस और हमारे एमएनएस वहां पे एहतजाज करेंगे। जहां तक आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बात की, जहां तक आपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब की बात की, तो बात बड़ी वाज़ेह है कि डिसिप्लिन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं, इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही तहरीक कामयाब होती है।
तमाम लोगों को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, हर बंदे को जिम्मेदार, जो जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कि अपने जिम्मेदार बयानात भी जिम्मेदार दें, क्योंकि ये हर चीज काउंट होती है। क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर दीगर पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो फिर जिम्मेदारी का ज्यादा मुजाहरा करना पड़ता है। शफीउल्लाह जान साहब, मेरा एक सवाल है, इसको अलग जाविये से जरा लीजिएगा। दूसरी जमातों के जो लोग वजीर आला रह चुके हैं, वो वजीर आला का मनसब छोड़ने के बाद भी पार्टी के अंदर मुतहर्रिक दिखाई दिए या कोई ना कोई जिम्मेदारी उनके पास मौजूद रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तासुर क्यों बनता है, या उसकी वजह आपको क्या लगती है कि महमूद खान साहब को देख लें, परवेज खटक साहब को देख लें, अली अमीन गंडापुर साहब को देख लें, बुजदार साहब को देख लें, जो एक बार वजीर आला रह जाता है वो बाद में चीजें चेंज हो जाती बात है। और उन्होंने अपनी जो लाइन थी, अपनी अलहदा जमात बना ली और इमरान खान साहब के ट्रैक को छोड़ दिया। और जिसने इमरान खान साहब को छोड़ा है सख्त वक्त में, और उनकी सियासत खत्म हो गई है। तो महमूद खान की सियासत भी खत्म है, तो परवेज खान की भी सियासत इस वक्त खत्म है। वो अपने 22 सीटें नहीं जीत पाए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का इमरान खान का चलता है। अगर आप इमरान खान साहब के ट्रैक से इधर उधर होंगे तो आप अपनी सियासत खत्म कर देंगे। अली अमीन साहब जब वजीर आला थे तो 91 MP उनके पीछे खड़े थे। अब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नामजद वजीर आला हैं, तो 91 MP उनके पीछे खड़े हैं। अली अमीन साहब जब से मनसब से वो इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो उन्होंने किसी पार्लिमानी मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। हाँ, जब खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश थी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जब MPS को रोका गया, तो वहां पे अफरीदी साहब ने धरना दिया, उस धरने में वो शरीक हुए। इसके अलावा वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे। वो अपने हल्के के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उनको एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ये मनसब जो है ये आनी जानी चीज। मैं इस बात से तो कतई तौर पे इनकार नहीं कर रहा कि पार्टी में जो वोट है वो खान साहब का है, और खान साहब की लाइन से जो हटेगा वो फिर उसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा वो तो आप वाजे कर चुके हैं। मेरा तो सवाल ये था कि उस मनसब से हटने के बाद वो लोग बदल क्यों जाते हैं, उनके साथ उस मनसब में क्या बीतती है। इस पे बात आपसे मजीद करनी है, लेकिन इसी बीच में हमें कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहिबा। शुमाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो वो कहते हैं हम लीडिंग जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम लीडिंग जमात है। ये अलग बात है कि हमें वहां दाखिले की इजाजत नहीं है या हम मुख्तलिफ निशानों से वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीडिंग जमात नहीं कह रही। तो नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन ज्यादा मुतहर्रिक तो बिलावल भुट्टो साहब लगते हैं। तो आप GB के इलेक्शन कैंपेन को किस नजर से देखती हैं और उसके रिजल्ट के बारे में क्या तवक्को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन है उसका रुख उस वक्त बदल गया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वहां पर गए और उन्होंने वहां पे जो तकरीर की उससे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का दिल जीता बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए। वो क्या वजह थी मैं बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहले अपने नाकदीन के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला, उन्होंने किसी किस्म की तनकीद नहीं की, उन्होंने किसी किस्म का जेल में नारवा सलूक करूंगा, मैं टीवी बंद कर दूंगा, मैं अखबार बंद कर दूंगा, मैं मुर्गी बंद कर दूंगा, मैं देसी बकरे बंद कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी एक खिदमत जो अवाम की खिदमत की थी उन्होंने वो अवाम के सामने रखी। और मैं ये समझती हूँ कि ये उन्होंने ना किसी सियासी नाकदीन की जो बेटियों की चादरें उछाली, ना खवातीन की के नाम लिए उन्होंने जलसों में। उसकी ये वजह थी कि उनके पास तामीरी सोच और उन्होंने जो अवाम की अपने टेन्योर में खिदमत की थी उनके पास वो मवाद बहुत था कि वो अवाम से खिदमत के बल पे और उनको ये रियलाइज कराएं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे वोट दो या ना दो, आपकी खिदमत करना, आपकी जो सूबे की डेवलपमेंट आपको का हक है। और मैं वजीर आजम से कहूंगा कि जैसे दीगर सूबों के अंदर और पंजाब में जो है
तरक्की हो रही है और जिस तरह दानिश स्कूल सिस्टम है वहाँ पे, सुथरा पंजाब का है वहाँ पे, तो और इस तरह के बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और सेहत के हवाले तरीके से जो है फिर उसकी जीबी के अंदर भी जो है सहूलियात वो और तामीरात होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे आपके लिए काम करेंगे। सही। अगर आप वोट देंगे तो आपकी फिर भी खिदमत करेंगे, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर भी हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। खिदमत का जो सिलसिला है वो तब भी जारी और सारी रहेगा। शफीउल्लाह जान साहब 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं, अगर शुमाइला राना साहिबा ने यह कह दिया कि उनके जाने से पूरी फजाई तब्दील हो गई तो आप उस पर मुस्कुराएं सर, उसकी क्या खास वजह है मुस्कुराने की? ये वैसे मुस्कुराते रहते हैं, इनको थोड़ा सा मुस्कुराने की आदत है और अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है मुस्कुराना। जी शफी भाई। देखिए, पहली बात यह है कि वहां पे जब नवाज शरीफ गए तो वो एक अपोजिशन लीडर की तकरीर थी। 4 साल आप यहाँ पे हुकूमत करके गए हैं, इनके पास कोई चीज गिलगित बल्तिस्तान अवाम के सामने रखने के लिए कोई चीज इनके पास नहीं थी। वो बेचारे 2016 में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने मेगा प्रोजेक्ट्स इस तरह नहीं होगा यासिर भाई। अच्छा, शुमाइला साहिबा मैंने उसको शुमाइला साहिबा शफीउल्लाह जान साहब का मौक़िफ़ आ लेने से मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी। देखिए, पहली बात यह है कि वहां पे एक अपोजिशन लीडर की तकरीरी वो थी और बेचारे 2016 में फंसे हुए हैं। उधर भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। भाई, हर पाकिस्तानी को पता है आपको इसलिए निकाला कि आप सादिक और अमीन नहीं थे, आपने चोरी की सजा में आप निकाले गए थे। वहां उन्होंने कोई ये बात नहीं बताई कि हमने 4 सालों में पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, 2 साल पहले और 2 साल अब की जो 17 सीटों की इनकी हुकूमत है, हमने किसी सेक्टर में कोई तरक्की नहीं की, ये बात वहां नहीं बताई। इनके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था कि वो वहां पे वो बताते। आप पूरी तकरीर नवाज शरीफ की उठा लें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो वो पेश कर सके गिलगित बल्तिस्तान अवाम के सामने। वो वही 2016 में फंसे हुए हैं। कभी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कभी कहते हैं अगर मुझे ना निकाल दे तो मैं ये करता, कभी कहते हैं कि जब मैंने ये अनाउंस किया था ये चीज उधर ही पड़ी हुई है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो इस वक्त जो सिचुएशन है वहां पे तहरीक इंसाफ अमली तौर पे इलेक्शन जीत चुकी है। हमने सिर्फ अपने वोट को वहां पे महफूज बनाना है। इसके बावजूद कि हमें वहां पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात कि हमें प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिला। हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार करके सुबह बदर कर दिया गया। जहां पे तहरीक इंसाफ का परचम ये देखते हैं वहां पे पुलिस पहुंच जाती है, जहां पे रैली होती है, जहां पे कॉर्नर मीटिंग होती है तो पुलिस दावा बोल देती है। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने फैसला वो कर बैठे हैं 7 जून को तहरीक इंसाफ की जीत होगी। आपने सिर्फ अपने वोट का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने फॉर्म 45 का जो वोट है वो फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करना है। सही जी। शुमाइला राना साहिबा, आप कमेंट कर सकती हैं, आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किसी भी ऐसे गैर इखलाकी जुर्म के ऊपर सजा नहीं हुई। उनको जाती बुग़्ज़ की बुनियाद पे जो है वो सजाएं दी गई और उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा हुई कि मैं अपने लीडर पे फख्र करती हूँ जिसने पैसे ही नहीं लिए और उस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने पैसे क्यों नहीं लिए। और माजरत के साथ यहाँ पे ऐसी लीडरशिप भी है जो है वो तोहफों को भी नहीं छोड़ते। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर ली जाए और जहनों की भी दुरुस्तगी की जाए कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे ये सजाएं मिली थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर ने एनओसी लिया, उन्होंने अपना शेड्यूल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इस दिन यहाँ से यहाँ मूव करना है। हर जगह के ज़मीनी हकायक जो हैं वो डिफरेंट हैं। वाना वज़ीरिस्तान के हकायक ज़मीनी और हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो और हैं, गिलगित बल्तिस्तान के और हैं और पंजाब के और हैं, इस तरह कराची के, सिंध के और हैं। आपने ऐसे इलाके में जाना है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए आपकी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जाता है कि आपको खुदा ना खास्ता किसी किस्म का आपकी जान को खदशा ना हो। तो अगर आप अपनी जो मौजूदगी है उसको पेपर में लाकर आप जिले इंतजामिया को दे दे तो आपका क्या बिगड़ेगा, आपकी तो बल्कि हिफाजत है। दूसरी बात, ज़ाब्ता इखलाक नवाज शरीफ ने नहीं दिया, वजीर आजम ने नहीं दिया, हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं दिया, ये इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इलेक्शन कमीशन वो अदारा होता है जिसने इलेक्शन का इनकाद कराना होता है, जिसने इलेक्शन की जो है वो मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, यानी आपके मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और ज़िले इंतजामिया का है तो उनसे रुजू करना चाहिए। शफीउल्लाह जान साहब रुजू क्यों नहीं करते? हाँ, अगर इन्होंने किया है, एक और बात, अगर इन्होंने
इन्होंने किया देखिए- है और इनको इजाजत नहीं मिली, तो ये प्रूफ सामने ले आए। जी अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं शफीउल्लाह हो जान साहब वो कहते हैं जी आपने रुजू ही नहीं किया, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो फिर किस बात का उज़र कि हमें जाने की इजाजत नहीं है? यासिर साहब, पहली बात यह है कि जो बात मैंने कही तो उस पर तो मोहर शुमाइला राना साहब ने खुद मार दी कि इन्होंने भी ये बात नहीं की कि हमने वहां पे ये बात की और हमने जो पाकिस्तान में 4 साल हुकूमत की है और हमने अपनी गवर्नेंस से पाकिस्तान की जो हालत को बेहतर बनाया है या हमने किसी सेक्टर में तरक्की की है, तो मियां नवाज शरीफ ने उस बारे में बात की। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये बताएं कि आपने इन 4 सालों में किसी एक सेक्टर में अगर कोई भी तरक्की की हो इस मुल्क ने, तो आप सामने रख दें। जब हम छोड़ के जा रहे थे तो उस वक्त आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, उस वक्त आप डॉलर का रेट देख लें, उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट देख लें, उस वक्त आप पेट्रोल की प्राइस देख लें, उस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जिसमें दाल, आटा, चीनी की प्राइसेस आती है वो देख लें। हर चीज डबल हो चुकी है, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। बात बड़ी वाजे है कि ये जो इस वक्त 17 सीटों की हुकूमत है, जिस तरीके से ये फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान पे एक अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं, ये कि वहां भी इसी तरह फॉर्म 47 के जरिए मुसलत होना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे तो इनके पास कुछ नहीं है। शफीउल्लाह जान साहब, ग्राउंड पे तो आपको सिक्योरिटी देने के लिए वहां पे तो पंजाब पुलिस भी मौजूद है सर। नहीं, हमें तो वहां पे इंटर ही नहीं होने दिया जा रहा। सलमान अकरम राजा साहब को इंटर नहीं होने दिया गया। असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। तो जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ्तार करके सुबह बदर कर दिया गया। शाहिद खटक साहब को गिरफ्तार करके सुबह बदर कर दिया गया। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम कोई नई फॉर्म 47 के इलेक्शन को नहीं मानेंगे। हम ये जो वारदात ये डालने जा रहे हैं इसमें रुकावट बनेंगे। हम तमाम तर मैकेनिज्म इस पे बना रहे हैं और हम अपने उम्मीदवारों से भी राब्ते में हैं और हम सिर्फ उनको एक ही तलकीन कर रहे हैं कि वोट तो आपको इमरान खान का पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इमरान खान जो है वो इस वक्त जिद बन चुके हैं। ये कहते थे कि हमने सालसी का रोल प्ले किया, अच्छी बात है आपने सालसी का रोल प्ले किया, हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं और इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए हैं। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में ये तहरीक इंसाफ में के परचम से डर रहे हैं, इमरान खान साहब के साय से डर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ की बात करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस चौक चौराहे पे तहरीक इंसाफ का जलसा होता है वहां पे दावा बोल दिया जाता है। तो इनकी जो तजुर्बेकार टीम थी, इनकी बकौल और इनकी बकौली इनकी पॉपुलर टीम इस वक्त पूरी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी बड़ी मानी खेज है। वहां पे फेडरल मिनिस्टर्स इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं कैंपेन में। मैं इस पे शुमाइला साहिबा का टेक लेता हूं। कोई लैपटॉप तकसीम कर रहा है, कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स दे रहा है। अगर ये तहरीक इंसाफ का कोई सूबाई वजीर वहां पे होता, अभी तक इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता, उसको नोटिस पे नोटिस मिलता। जी शुमाइला राना साहिबा, इसके ऊपर जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर ज़ाब्ता अखलाकी की बात करनी है तो फिर आपके फेडरल मिनिस्टर्स वहां पे क्या कर रहे हैं। लैपटॉप की तकसीम के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, फिर पंजाब पुलिस की तैनाती के हवाले से भी सवालात हैं। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड आप देंगे नहीं है, मकबूलियत इतनी है तो आप हमें दे के देख लें। देखें, बात यह है कि इनके लिए खुला मैदान है। इनके चेयरमैन जो हैं वो अभी इस वक्त वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि ये कौन सा इनको फील्ड हम प्रोवाइड करें जिससे ये अपनी शिकस्त को जो है वो कबूल कर लेंगे। ये समझ जाएं कि दुनिया जो है, लोग जो है, अवाम है, वो अवेयर हो चुके हैं। वो तरक्की और खुशहाली का साथ देना चाहते हैं। वो जलाओ गिराओ, इंतशार, गोली गाली सोटी लाठे की जो सियासत है उससे अब दूर भागते हैं। और एक दूसरी बात ये कि ये लोग इल्जामात की सियासत करना चाहते हैं और ये हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर ये बावर कराना चाहते हैं कि शायद अवाम के दरमियान इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और ये उसी तरह मकबूलियत की बिना पे ये पॉपुलर होने के नाते ये कहते हैं कि अब हमें उसी तरह के अब जजेस जो हैं वो भी हमें हमारी इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो जो फैसले करें और इलेक्शन कमीशन भी इसी बुनियाद पे आकर हमें जो है वो फैसले करें, क्योंकि अवाम को हम बेवकूफ़ बना लेते हैं। हम अवाम को हम सियासी हमदर्दी हासिल करने के लिए झूठे नारे लगा लेते हैं। पहले तो उनको हाई होप्स दी, उसके बाद इन्होंने फिर जाके मुख्तलिफ कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, यानी जलाओ घिराओ की सियासत को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। मैं क्लोजिंग कमेंट्स जो हैं वो शफीउल्लाह जान साहब आपके चाहूँगा। तो शुमाइला राना साहिबा कह रही हैं कि हर इलेक्शन को मुतनाज़े बनाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हर हारने वाली पार्टी उस इलेक्शन को मुतनाज़े क्यों बनाती है? 2018 में
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एतराज कर रही थी, 2024 में आप एतराज कर रहे हैं, 2014 में भी एतराज़ात हुए। ये तो रोशन दिन की तरह आया है कि जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 की एक हुकूमत इस वक्त बनाई हुई है। मैं क्लोजिंग कमेंट में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये शुमाइला राना साहब अब मुझे ये बता दें कि ये गिलगित बल्तिस्तान में वो क्या करेंगे जो इन्होंने यहाँ पे 4 साल में किया है पाकिस्तान के साथ। ऐसा क्या वहां पे करेंगे? इस पे क्लोजिंग कमेंट्स शुमाइला साहब आपके क्या होंगे? मैं बताती हूँ क्या करेंगे शफी जान साहब। हम वहां पे अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुकूमत बनाने का, तो हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। हम वहां पे जो गिलगित बल्तिस्तान से बलूचिस्तान की तरफ जो हमने जो मोटरवे बनाई थी उसमें और बेहतरी करेंगे। हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। हम वहां पर बुनियादी सहूलतें जो है वो आवाम को इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। महंगाई करेंगे, आप पेट्रोल महंगा भेजेंगे, आप बेरोजगारी लेके आएंगे, आप एक्सपोर्ट्स को तबाह करेंगे, आप वहां पे एक्सपोर्ट्स को तबाह करेंगे, वहां के इकोनॉमिक कंडीशन को तबाह करेंगे, वहां पे आप बेरोजगारी लेके आएंगे, वहां पे आप जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उनको वापस लेके जाएंगे। जो चीज आपने पाकिस्तान के साथ 4 साल में की है वही चीज वो आप वहां सुतरा पंजाब जैसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें 1 अरब की, जिसमें आपने फैसलाबाद में 1 अरब की करप्शन की है। ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट है कि सुतरा पंजाब में फैसलाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट में 1 अरब की करप्शन हुई है। ये पूरा पंजाब का जब ऑडिट होगा यासिर साहब, ये करबों की कहानी है। ये कहानियां जो मुख्तलिफ परतों में खुल रही हैं। अब इसके नताइज जो हैं वो इलेक्शन के नताइज के ऊपर और उससे पहले होने वाली गुफ्तगू से जो है वो आया हो रही है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर किसके अज़ाइम किस हद तक पूरे होते हैं। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब, शुमाइला राना साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने